स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स का इंथैल्पी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन में कब पॉजिटिव आता है डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी का वैल्यू और कब नेगेटिव आता है, ये हम लोग का क्लियर हो चुका था। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इस रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। हम लोग को फॉर्मूला बताना है कि चेंज इन इंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है। तो डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू प्लस व्हाट, ये तुम लोग जान रहे हैं ना। एंथैल्पी क्या होता है, यू प्लस पी वी, मतलब कितना सिस्टम का इंटरनल एनर्जी है और कितना सिस्टम में प्रेशर वॉल्यूम में ऐड करते हैं हमको हीट एंथैल्पी पता चल जाएगा। ठीक है, और ये बात भी है कि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी हीट जो है उसका एग्जैक्ट वैल्यू पता करना पॉसिबल नहीं है, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन हीट एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं। कैसे, तो फाइनल माइनस इनिशियल से। ठीक है, अगर एंथैल्पी है तो फाइनल एंथैल्पी, फाइनल हीट में से इनिशियल हीट माइनस करो तो चेंज इन हीट या चेंज इन एंथैल्पी मिलेगा। या चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे फाइंड आउट होगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी से सिस्टम के अंदर का मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी को माइनस कर दो तो हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। बट एंथैल्पी हीट या इंटरनल एनर्जी का वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते हैं, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके। सो यहाँ पे क्या है, वैल्यू क्या था, एच माइनस यू प्लस पी वी। सो अगर हम लोग डेल्टा करते हैं तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम, मतलब सब में चेंज कर देना है। तो डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा यू प्लस, हम लोग को पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये क्या है, ये है आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे पी वी की जगह एन आर टी लिख सकते हैं। सो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर टी। इसमें क्या है, टेम्परेचर तो फिक्स है, बाहर आर गैस कांस्टेंट है तो फिक्स ही है, कांस्टेंट है। सो नंबर ऑफ मोल चेंज हो सकता है गैस का, तो डेल्टा एन लगेगा, बट डेल्टा आर या डेल्टा टी नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट फिक्स होता है। सो सिर्फ डेल्टा एन, मतलब नंबर ऑफ मोल जो गैस का है, जी फॉर गैस, वो चेंज हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। क्लियर है, तो ये आर तो भाई गैस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो वो चेंज होगा ही नहीं। नेक्स्ट है एंथैल्पी या हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब हीट या एंथैल्पी बोला जाता है। जैसे डेल्टा एच को चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन हीट, एच को हीट बोलते हैं। तो हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो चेंज का मतलब डेल्टा एंड हीट है तो एच और आर फॉर रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होता है, इट इज़ द चेंज इन एंथैल्पी दैट accompanies a chemical reaction represented by a balanced chemical equation. So heat of reaction रिएक्शन में हीट कितना चेंज हुआ, क्या होता है जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तब हम लोग देखते हैं कि फाइनल क्या है और स्टार्टिंग इनिशियल क्या हीट था, उससे हम लोग पता कर लेते हैं कि चेंज कितना हुआ, हीट का चेंज किस में, तो रिएक्शन में। सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट होने में कितना हीट का चेंज हुआ, उस हीट का चेंज को बोलते हैं हम लोग क्या, तो हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लेकिन केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। वैसे भी केमिस्ट्री में हम लोग जाने रिएक्शन हमेशा इक्वेशन हमेशा बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो वो रिएक्शन रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट का हीट में से अगर रिएक्टेंट का हीट को माइनस कर देंगे तो कितना हीट चेंज हुआ रिएक्शन में पता चल जाएगा। तो डेल्टा आर एच मतलब कि चेंज ऑफ हीट किसका, तो रिएक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट का हीट एच फॉर हीट या एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का हीट माइनस कर दो तो हमको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। कितना चेंज हुआ, मतलब प्रोडक्ट में जब था तो हीट क्या था और रिएक्टेंट में जो हीट था माइनस कर देने से हमको हीट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। क्या क्या ऐसा फैक्टर है, क्या क्या ऐसा बात है जो रिएक्शन में जो हीट का चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करना, तो रिएक्शन में जो हीट है उस क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करेगा, क्या क्या तत्व पे निर्भर करता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं सॉलिड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा, तो उसमें बहुत हीट चाहिए उसका बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। लिक्विड में थोड़ा कम हीट चाहिए फोर्स को कम करने, और गैसेस में क्या है, दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, फोर्स बहुत कम, तो डिस्टेंस ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा सा भी हीट अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, आराम से ब्रेक हो जाएगा। तो उसमें फिजिकल स्टेट हमको एक ऐसा ये फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा कोई भी रिएक्शन का चेंज इन हीट, कितना हीट चेंज हो रहा है उसमें।
क्योंकि स्टेट का मतलब ये होता है सॉलिड लिक्विड गैस। सेकेंड, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कितना अमाउंट है, मात्रा कितना है। अभिकारक, रिएक्टेंट का हिंदी होता है अभिकारक, तो अभिकारक कितना है। एंड प्रोडक्ट का हिंदी होता है उत्पाद। फिर टेम्परेचर भी एक ऐसा मेन रोल फैक्टर का प्ले करता है, मेन रोल प्ले करता है फैक्टर में। टेम्परेचर भी एक तत्व है, बोल सकते हैं टेम्परेचर भी एक फैक्टर है जो रिएक्शन में कितना हीट चेंज हो रहा है उस पर ये अफेक्ट डालेगा, ठीक है, प्रभाव डालेगा। ठीक है, ये हुआ थर्ड नंबर। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, सॉरी टू से फोर्थ नंबर नहीं है, हम लोग उसके बाद तीन ही पॉइंट है जो तीन ही फैक्टर है जो कोई भी रिएक्शन में जो हीट चेंज हो रहा उस पर अफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। ठीक है, क्या क्या तीन है। एक तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल बोल सकते हैं स्टेट, आई मीन सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। फिर दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है कितना, मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट है वेरियस फॉर्म ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम लोग कितना फॉर्म पढ़ेंगे, 7-8 तो फॉर्म पढ़ेंगे। कोई भी रिएक्शन में जो हीट है उसका क्या क्या फॉर्म है, कितने रूप में रिएक्शन में हीट जो होता है कितना रूप में हो सकता है। एक तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जब कोई चीज़ बन रहा है उसमें जो हीट चाहिए। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कोई चीज़ कंबसन हो रहा है, कंबशन मतलब बर्न करना, जलना, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसमें जो हीट चाहिए। सोल्यूशन बनने में जो हीट चाहिए, फ्यूज़न होने में जो हीट चाहिए, वेपोराइजेशन में जो हीट चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन होने में जो हीट चाहिए। ठीक है, देन एटोमाइजेशन होने के लिए में जो हीट चाहिए, सब्लिमेशन में जो हीट चाहिए। तो टोटल एंड लास्ट लेटेस्ट एंथैल्पी। ठीक है, तो टोटल 9 है जो क्या बताता है, टोटल 9 है जो क्या बताता है, वो बताता है कि रिएक्शन में जो हीट है वो कितने टाइप के होते हैं। तो 9 टाइप के होते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग 9 जो है सबको देखेंगे। फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो डेल्टा मतलब चेंज, एच मतलब हीट या एंथैल्पी जो भी बोलेंगे, एंड फॉर्मेशन तो यहाँ पे स्मॉल एफ लिखते हैं। ठीक है, डेल्टा के बेस पे जो लिखेंगे वो स्मॉल लिखते हैं। जैसे कंबशन में डेल्टा तो चेंज हुआ है, एच फॉर हीट या एंथैल्पी बोलो, और कंबशन है ना सो स्मॉल सी। सेम सोल्यूशन मतलब कि हम लोग डेल्टा के बेस पे लिखते हैं, वही मेन वर्ड है सोल्यूशन एज वेल। एच और डेल्टा तो फिक्स है, डेल्टा मतलब चेंज, एच मतलब हीट बोले या एंथैल्पी बोलो। फिर फ्यूजन में एफ यू एस डेल्टा या एच। वेपोराइजेशन में डेल्टा एच तो रहेगा वी ए पी। न्यूट्रलाइजेशन में डेल्टा एच रहेगा एन ई यू टी, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर है क्या, कोई भी चीज़ बनने में कितना हीट चाहिए। तो इट इज़ द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। कंस्टिट्यूएंट मतलब बट पहले का भी वीडियो में बताया, जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का कंस्टिट्यूएंट एटम या एलिमेंट क्या है, तो H हाइड्रोजन, S सल्फर एंड ऑक्सीजन O। जैसे नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3। तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कोई बोले कि नाइट्रिक एसिड का क्या है, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आई मीन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट या कंस्टिट्यूएंट एटम मतलब वो कंपाउंड में जो है एटम, दैट इज नोन एज कंस्टिट्यूएंट एटम या एलिमेंट। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जब हीट चेंज होता है, जब 1 मोल का कंपाउंड बनता है कोई एटम या एलिमेंट से। जैसे हम बोलेंगे कि H2, ऐसे हम लोग रिएक्शन के फॉर्म में लिखें, तो H2 + O2 बन गया H2O। तो H2O कंपाउंड बनने में जितना हीट चेंज हुआ, H2O कंपाउंड किससे बना, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से। तो इसी का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब कि प्रोडक्ट में जो है वही ना रिएक्टेंट में है, कोई दूसरा एलिमेंट रिएक्टेंट में नहीं है। तो बोल सकते हैं कि वाटर बनने में जितना हीट चेंज हुआ किससे, तो रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट है क्या, इसी का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, एंड आई मीन H2 और O2। तो हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या बोल सकते हैं कि कंपाउंड जो बना उसमें जितना हीट चेंज हुआ, किससे हीट चेंज हुआ, उसका रिएक्टेंट से, आई मीन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट H2 और O2। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर से रिपीट करते हैं। H2, अगर ये रिएक्शन को लेके क्लियर करें, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को वाटर बनने में जितना हीट चेंज हुआ उस हीट को बोलते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना। दोनों फॉर्मेशन हुआ ना, फॉर्मेशन मतलब बनना कोई भी चीज़, कम्बशन मतलब बर्न करना, जल जाना, जल के ख़त्म होना, मतलब कि बर्न होके चेंज हो जाना। ठीक है, और बर्न होगा कैसे, तो एयर के प्रेजेंस में, वो तो सेकंड नंबर बाद में देखेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, आई मीन जो कंपाउंड बना, तो कंपाउंड जो बना, प्रोडक्ट जो बना, उसमें जितना हीट चेंज हुआ, किससे हीट चेंज हुआ, रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट क्या है, तो जो प्रोडक्ट है उसी का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर से बोल रहे हैं, जो कंस्टिट्यूएंट बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट बनने में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जितना हीट चेंज हुआ उस हीट को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है,
और वो वही रिएक्टेंट है क्या, जो प्रोडक्ट है वही एटम सब है ना। जैसे H2O में कोई नाइट्रोजन या दूसरा बोल सकते हैं सोडियम या मैग्नीशियम तो नहीं है। H2O में H और O है, तो वही H और O रिएक्टेंट है। आई मीन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब जो कंपाउंड में है वही एलिमेंट। सेकेंड हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जिसको डेल्टा कंबशन है ना, उसको C और H फॉर हीट बोलते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ द एंथैल्पी चेंज taking place when 1 mole of compound undergoes complete combustion in the presence of oxygen। वही बात है, जब 1 मोल का कोई कंपाउंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन होता है, आई मीन बर्न होता है, तो उसमें जितना हीट चेंज होता है उस चेंज हीट को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन, है ना। एयर के प्रेजेंस में अगर कोई चीज़ बर्न होता है तो उसमें जितना हीट चेंज होगा, जितना उष्मा चेंज होगा, बदलेगा, उस उष्मा को, उस हीट को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। थर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, SOL एंड डेल्टा चेंज, H फॉर एंथैल्पी या हीट। तो ये क्या है, इट इज़ द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जब 1 मोल का सब्सटेंस डिसॉल्व का मतलब वाटर के साथ रिएक्ट होना। जब 1 मोल का सब्सटेंस वाटर के साथ रिएक्ट होता है, डिसॉल्व होता है, ठीक है, आई मीन सॉल्वेंट से, क्योंकि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, तो उसमें जो हीट चेंज होता है, उस हीट जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सो डैट एंड फर्दर डाइल्यूशन नो एप्रिसिएबल। लेकिन इसमें क्या है, एक बार चेंज हो गया तो हो गया, दोबारा फिर से वो डाइल्यूशन में फिर से एप्रिसिएबल आई मीन चेंज नहीं होता है। ठीक है, मतलब फिर से वो हीट क्या चेंज नहीं होता है, आई मीन हीट चेंज फिर से बार बार नहीं होता है। एक बार हो गया सोल्यूशन, सॉल्वेंट कोई भी सब्सटेंस सॉल्वेंट से रिएक्ट करके सोल्यूशन बना दिया, डिसॉल्व हो गया वाटर में, बार बार हीट चेंज नहीं होता है ये होने में। ठीक है, नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, डेल्टा FUS और H फॉर एंथैल्पी। फ्यूज़न तो हम लोग जान रहे हैं, फ्यूज़न क्या होता है, तो फ्यूज़न तो हम लोग फ्यूज़न क्या होता है, जब कोई सॉलिड जो होता है मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं फ्यूज़न। तो क्या होता है, इट इज़ द एंथैल्पी चेंज डैट ए कंपनीज मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब 1 मोल का सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में, मेल्ट होके, मेल्टिंग मतलब पिघलना, पिघल के जो लिक्विड बनता है, जब एक, फिर से बोल रहे हैं, जब 1 मोल का सॉलिड पिघल के लिक्विड बनता है तो उसमें जितना हीट आई मीन एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, आई मीन वेपर बनने में, तो वेपर कौन बनेगा, सॉलिड तो नहीं, लिक्विड। सॉलिड का बाद लिक्विड, लिक्विड के बाद ना गैस, जिसको वेपर बोलते हैं, तो लिक्विड वेपर बनता है। तो VAP वेपोराइजेशन हो गया, डेल्टा चेंज, H हीट बोलो या एंथैल्पी। तो इट इज़ द एंथैल्पी चेंज दैट ए कंपनीज कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड सब्सटेंस कम्प्लीटली इनटू वेपर। जब 1 मोल का लिक्विड भाप आई मीन वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसमें जितना हीट चेंज होता है या जितना एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन हम लोग जान रहे हैं, हम लोग 9-10 से ही एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में पढ़े हैं कि व्हेन एसिड इज रिएक्ट विद बेस देन न्यूट्रल आई मीन सॉल्ट विल बी फॉर्म, और उस सॉल्ट को ही न्यूट्रल बोलते हैं। तो NEUT न्यूट्रलाइजेशन हो गया, डेल्टा आई मीन चेंज, H फॉर हीट या एंथैल्पी। तो इट इज़ द एंथैल्पी चेंज दैट टेक प्लेस व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस इन डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, वही बात हुआ, जब 1 ग्राम का एसिड के साथ 1 ग्राम बेस को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट बोलो या न्यूट्रल बोलो। तो इसमें जो हीट चेंज हो रहा है, जब 1 ग्राम का एसिड 1 ग्राम का बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट आई मीन न्यूट्रल बनाएगा, उसमें जितना हीट चेंज होगा उस चेंज हीट को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, वैसे भी हम लोग पढ़े हैं, when an acid is react with base then salt and water will be formed and this type of reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, और इस टाइप का रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है, इसे हम लोग एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं। सपोज H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, क्या बन जाएगा, वाटर तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो Na2SO4, क्योंकि फॉर्मूला बनाना भी हम लोग बेसिक क्लास में सीख चुके हैं, बैलेंस लिख के क्रॉस करो, Na का 1 SO4 का 2 क्रॉस करेंगे तो Na2SO4।
तो Na2SO4 एंड वाटर, तो ये क्या है सॉल्ट, ये क्या है वाटर, ये क्या है बेस, ये क्या है एसिड। तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, जिसको न्यूट्रल बोलते हैं, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, तो इस टाइप का रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वही बात हुआ, जब 1 ग्राम का एसिड 1 ग्राम का बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट आई मीन न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो चेंजेस हो रहा, ठीक है ना, हीट जो चेंज हो रहा है, तो उस चेंज वाला हीट को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। ये जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हमेशा कांस्टेंट होता है। और कितना होता है, तो ये पूछा है 2-3 बार रिपीट हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और डिप्लोमा का एग्ज़ाम में। जो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का चेंज इन यूटिलाइजेशन कितना होता है, तो 57.1 kg। हाँ, अगर 4 ऑप्शन ग्राम में है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 वाला बात होगा कि है ना, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है ना, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, तो उतना कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। बट अगर हम फिजिक्स है तो ऐसा यूनिट देखते हैं और मास का ऐसा यूनिट, वेट का ऐसा यूनिट kg होता है, सो kg देखेंगे तो 57.1 kg होता है, ठीक है। फिर से बोले स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है, कितना, हाउ मच, तो 57.1 kg होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब, नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। तो ATO में एटम लिखेंगे शॉर्ट में, डेल्टा चेंज हो गया, H एंथैल्पी या हीट। तो ये क्या है, इट इज़ द एंथैल्पी चेंज अकरिंग व्हेन 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू एन एटम। जब 1 मोल का मॉलिक्यूल जैसे H2 हुआ, O2 हुआ, ये ब्रेक होके एटम में कन्वर्ट हो जाए तो उसमें जितना हीट चेंज होता है उस चेंज हीट को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल H2 है, ये मॉलिक्यूल हुआ, बताए भी थे कि बेस में अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं, और अकेला है तो एटम। तो H2 है, इसका मतलब क्या हुआ, H इंटू H, ये जब एटम में कन्वर्ट होगा मतलब H में, तो ये H2 मॉलिक्यूल और एटम अकेला होता है, मोनो एटोमिक। तो जब मॉलिक्यूल्स एटम में कन्वर्ट होगा, ठीक है, एटम में, तो ये कन्वर्ट होने में जितना हीट चेंज होता है उस चेंज हीट को बोलते हैं हम लोग क्या, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जैसे मान लो O2, तो O2 का मतलब क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तब ना O2 बना। तो ये एटम मॉलिक्यूल, जब एटम, ये मॉलिक्यूल है और ये एटम है, तो मॉलिक्यूल, ठीक है, जब एक मोल का जो कोई भी मॉलिक्यूल है वो एटम में कन्वर्ट होने में जितना हीट चेंज होता है उस चेंज हीट को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये है मॉलिक्यूल और ये है एटम, ये है मॉलिक्यूल और ये दोनों एटम। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तो जानते हैं, ये SUB शॉर्ट में लिखेंगे, डेल्टा फॉर चेंज, H फॉर हीट, एंथैल्पी। इट इज़ एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस सब्लाइम, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है, जब सॉलिड सीधा गैस आई मीन वेपर में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड में गए हुए, जैसे कैम्फर, कपूर, नेफ्थलीन का बॉल, ये सब हुआ। तो जब 1 मोल का सॉलिड सीधा गैस आई मीन वेपर आई मीन भाप में कन्वर्ट हो जाए, उसमें जितना हीट चेंज होता है उस चेंज हीट को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंड लास्ट लैटिस्ट एनर्जी। लैटिस्ट एनर्जी क्या होता है, तो ये क्या है, इट इज़ द एनर्जी एंथैल्पी चेंज, ये भी एक हीट चेंज है। कब, व्हेन 1 मोल का जब आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट हो जाए आयन में इन गैसियस स्टेट। जैसे सपोज इसका भी एग्जांपल देते हैं हम लोग, जैसे मान लो NaCl, ठीक है, लैटिस्ट एंथैल्पी के एग्जांपल देंगे। सपोज NaCl एक कंपाउंड है, जब इसमें 1 मोल का मान लो कोई आयोनिक कंपाउंड है, हम लोग जान रहे हैं NaCl आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें एक एटम दूसरे एटम को अपना वैलेंस लास्ट इलेक्ट्रॉन दे देता है, आई मीन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो जब कोई भी आयनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl कॉमन सॉल्ट, ये जब डिसोसिएट आई मीन ब्रेक होकर आयन में कन्वर्ट हो जाए, तो Na+Cl- आयन में कन्वर्ट हो जाए, तो इसमें जितना हीट चेंज होता है आई मीन एंथैल्पी चेंज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो लैटिस्ट एंथैल्पी। तो डेफिनेटली इसका अलग हीट था और ये जब आयन में कन्वर्ट हुआ तो हीट अब अलग हो गया। तो जब 1 मोल का बोल सकते हैं, 1 मोल का आयोनिक कंपाउंड आई मीन 1 मोल का जब NaCl डिसोसिएट आई मीन ब्रेक होके जब आयन में कन्वर्ट हो जाए, ये केटायन और ये एनायन, धनात्मक और ये ऋणात्मक, तो जब आयन में कन्वर्ट हो जाए उसमें जितना हीट चेंज होता है तो उसी को बोलते हैं वो चेंज हीट को लैटिस्ट एंथैल्पी, है ना, इसका अलग हीट और ये दोनों का अलग हीट, तो इसी को बोलते हैं लैटिस्ट एंथैल्पी। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में आई मीन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक होगा, जैसे हेस लॉ, उसका एप्लीकेशन, कहाँ उसका यूज़ है, फिर बॉन्ड एंथैल्पी और भी कुछ है टॉपिक बच गया है जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। थर्मोडायनेमिक्स का कुछ और टॉपिक आई मीन थर्मोडायनेमिक्स का बोल सकते हैं कि 2 और लेक्चर आई मीन 2 और वीडियो होगा, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।